आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया मेरे लिए। काफ़ी 5-10 मिनट निकल गए इसमें से, पर अ, मैं आप सभी से ज़माने से बहुत लोगों से नहीं मिला हूँ। गणेश देवी जी ने बताया कि आज 1000 से ज़्यादा संगठन के बहुत सारे लोग हैं, वो लोग जो ज़मीन पर काम करते हैं। हम तो आप लोग मैदान में काम करते हैं, मैं मेज़ पर काम करने वाला आदमी हूँ। और जी हाँ, एक सेकंड, मेरी बेटी कुछ कहना। सॉरी, मेरी बेटी आ गई थी, तो मैं अब अनम्यूट। ओके ओके, आ गया। हाँ जी। तो जो आप लोग जीवन जीते हैं, मैं तो नहीं जीता हूँ। लेकिन अब देखिए कि पिछले 4-4.5 महीने का जो वक्त गया है, उसमें मैं 10 लोगों से भी नहीं मिला हूँ। लेकिन जो रोज का मेरा अनुभव है, मैं लोगों से उनके लिखे हुए शिकायत पत्रों के माध्यम से मिलता हूँ। और जो लोग एक जेन्युइन जनता हैं, उनसे मैं मिलता रहता हूँ, कि देखता रहता हूँ कि वो किस तरह की भाषा लिख रहे हैं, किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत उसमें काफी अंतर मुझे नजर आता है कि लोगों के शिकायतों की जो भाषा है वो बदल गई है। और इसी क्रम में मुझे लगता है कि जनता बदल गई है। जनता इस तरह की बोली क्यों बोलती है? उसकी उसकी बोली में, उसके किसी भी प्रकार के कर्तव्य में एक संवैधानिक अधिकार बोध होना चाहिए। मगर वो जो 500,000 संदेश आते हैं मुझे, उसमें वो अधिकार बोध नहीं है, बल्कि दीनता है, हीनता है, उसका बोध है। और वह शिकायत की अपनी भाषा में किसी को चुनौती नहीं देता है, किसी प्रकार की मान्यता को चुनौती नहीं देता है। सरकार को, जिस सरकार से वो उम्मीद करता है, जिससे वो बहुत परेशान है, वो उसको सीधा संबोधित भी नहीं करता है। अपने अपने अपनी बेचैनियों से और बेचैनियों के पीछे गुस्से से उसे अवगत भी नहीं कराता है। आमतौर पे अब तक की जो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी रही है, उसका गुस्सा, वो गुस्सा, मैं उस गुस्से की बात कर रहा हूँ जो संवैधानिक दायरे के भीतर अहिंसक तरीके से अव्यक्त किया जाता है। मतलब आपको लग रहा है कि आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, आप इस चीज को पकड़ रहे हैं। वो भाषा अब जो उसकी भाषा है, वो अब चली गई है। और इस स्थिति में मुझे खुद लगता है कि ये कोई बड़ी चुनौती आ गई है। पर सोचते हुए यही लगता है कि बहुत एक आसान दौर को हमने कुछ जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना दिया। और इतना मुश्किल बना दिया कि अब हम खुद ही सर पर हाथ धरे बैठे हैं कि क्या करें। और जो ज्यादा बड़ी चुनौती है, वो संवाद की चुनौती है, वो कहे जाने की चुनौती है, और जिस तरह से बात कही जा रही है उसे सुने जाने की चुनौती है। ये चुनौती आनी थी। इसमें आपकी की गलतियों की वजह से ये चुनौती नहीं आई है। वो जिस टेक्नोलॉजी का विस्तार पिछले 40 साल में हो रहा था, उससे धीरे धीरे आ रही थी। और कई लोग इस बातचीत में, पिछले 6 साल में मैंने कई दफा सुना कि वो कई ऐसे टोटलिटेरियनिज्म वाली सरकारों का उदाहरण देते रहे कि वो आई और चली गई। पर वो जरूर चली गई, उनका राज जो खत था वो खत्म हो गया। लेकिन आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो फिर से और बेहतर तरीके से और नियोजित तरीके से वो दौर आने की प्रक्रिया कभी रुकी नहीं।
बल्कि वो प्रक्रिया चलती चली गई। और जो जीवन की जो परिस्थितियां हैं जिसमें हम या ज्यादातर लोग बहुत कम अपेक्षा रखते हैं अपने मेहनत से ज्यादा पाने के लिए, उसकी तुलना में पाने के लिए। आप इस उदाहरण से देखें कि लाखों की संख्या में मजदूर बिहार और यूपी जाने के लिए बाध्य हुए। वो दृश्य देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो जाने के बाद वो जो मजदूर हैं वो अपने उस आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत नाराज नहीं है। वो उससे बहुत दूर जा चुके हैं और वो इतनी भयावह त्रासदी भी उनकी स्मृतियों से बहुत दूर जा चुकी है। कुछ में एक लोकतांत्रिक तरीके से मौजूद है, लेकिन अब वो जानता है कि इस आर्थिक जो दास्ता है एक तरह से, उसका उसके पास विकल्प नहीं है। जो उसकी आजादी बची है वो सिर्फ दो दलों के बीच या पांच दलों के बीच निर्णय लेने की आजादी बची है कि वो किसे वोट दे सकता है। और वो गुस्से में वोट देता है, कभी यहां देता है, फिर देने के बाद थक कर वहां देता है। लेकिन हम वो बात समझ नहीं पाते कि जो अर्थतंत्र है और राजनीतिक तंत्र है, दोनों में अब कोई अंतर रहा नहीं। दोनों उसी मास्टर के एक तरह से तहत काम करने वाली व्यवस्थाएं हो गई हैं। जैसे लाखों लोग राजनीतिक दल के भीतर काम करते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के भीतर काम करते हैं, लेकिन लाखों लोग ये समझते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, जबकि वो अपने ही दल के भीतर लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। ऊपर से फरमान आता है तो उसे वो पार्टी के आदेश को सर्वोपरि समझते हैं। अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्तियों को या उसकी प्रक्रिया को वो सर्वोपरि नहीं समझते। वो विधायक चुने जाते हैं, वो सांसद चुने जाते हैं, लेकिन संसदीय प्रक्रिया को, कि उसकी वो जो संस्था है वो सरकार से ऊपर और अलग है, वो उसकी भागीदारी को उस दायरे में नहीं समझते हैं। तो मैं अक्सर कभी सोचने का प्रयास करता हूँ। आज ही देख रहा था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र कितना संक्षिप्त है, सिर्फ 3 दिनों का सत्र है। पूरी दुनिया के कई बड़े देशों में संसद के सत्र चले हैं, लेकिन भारत में नहीं चला है। और लोग समझ नहीं पाते हैं अभी भी कि संसदीय प्रक्रिया का उनके जीवन में क्या योगदान है। वो जितनी तरह से अभी आप लड़ाइयां देख रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र कुछ परीक्षा को लेकर, कुछ नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनकी अभिव्यक्तियों में या उनके एस्पिरेशन में, आकांक्षाओं में, डिजायर में ये बात आती ही नहीं है कि संसद और विधानसभा बुलाइए और हमारी समस्या पर आप चर्चा कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि हमारी समस्या को लेकर जो दल हैं वो कहाँ खड़े हैं। तो वो उसकी स्मृतियों से, लोकतांत्रिक चिंताओं से संसदीय व्यवस्थाएं चली गई हैं। ये एक दिन में नहीं गई हैं। ये पिछले 30 साल से ये प्रक्रिया चली है, जब विधानसभाओं के सत्र बहुत कम हो गए और विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की महिमा बहुत कम हो गई, जिसमें एक कोई भी विधायक जब सरकार से सवाल करता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है, वो जो विभाग होता है। लेकिन 2 साल पहले की बात हमने देखा था कि अब ऐसा सुनने को मिला था राजस्थान में कि कई हजार प्रश्न लौटा दिए गए। प्रश्न का लौटाना क्या होता है? मतलब इस पर एक लोकतांत्रिक रूप से सजग समाज को या सामाजिक व्यवस्था को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए था कि प्रश्न कैसे लौटाए जा सकते थे। जो भी विधायक ने जनता की समस्या से जुड़े प्रश्न पूछे हैं, उसका जवाब तो उसी सत्र में दिया जाना चाहिए, लेकिन कई सत्रों के बाकी प्रश्न हैं। तो कुछ जगहों से पता किया कि ये एक सामान्य बातें हैं। जो सत्रों की अवधि है वो कम होती चली जा रही है। जो सांसद हैं और विधायक हैं वो जनता के वोट लेकर उनके प्रतिनिधि तो बनते जरूर हैं, मगर उनकी समस्याओं को वो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, राज्यों में विधानसभा और पूरे देश भर में लोकसभा या राज्यसभा, वहां पर उस तरह से उनकी वो डिजायर नहीं होती है कि हाँ ये अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया है, संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। कोई नौकरी तो है नहीं, संसद के सत्र को तो यूं ही चलते रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई सवाल पूछा गया है तो उसमें तय होना चाहिए कि हाँ कोई मंत्री आकर जवाब देगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो संसदीय व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक भागीदारी से खत्म हो गई। और मैं ये सोचता रहता हूं कि जब भी हम कहते हैं कि
डेमोक्रेसी खतरे में है या उस पर नई चुनौतियां आई हैं, तो लोग उससे हैरान क्यों नहीं होते हैं? लोग परेशान क्यों नहीं होते हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए? लेकिन वो इसलिए नहीं होते हैं कि उनकी स्मृतियों से और उनकी नजरों से लोकतंत्र की सारी संस्थाएं बहुत पहले दूर जा चुकी थी। वो अब संसद या विधानसभा को नहीं पुकारते हैं। वो अपने सांसद पे गुस्सा नजर नहीं निकालते हैं कि आप कहाँ थे, आपने हमारी बात नहीं उठाई। वो एक सांसद का मूल्यांकन करते हैं तो इस बात पर नहीं करते कि इनको चुनकर भेजा था, तो लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र के की समस्या को लेकर और राष्ट्रीय समस्या को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय समस्या को लेकर कितने विधेयक पेश किए इन्होंने और किस तरह की भागीदारी की। उस भागीदारी में जो भाषण दिया, वो उस भाषण में उनकी अपनी तैयारी कितनी थी या सिर्फ पार्टी या सरकार की प्रशंसा थी? तो वो अपने विधायक को या सांसद को जिसे चुनता है, उसे लोकतंत्र के सबसे मान्य मंदिर में परफॉर्म करते हुए नहीं देखता है कि ये जो हमारा पुजारी है जिसे हमने चुना है, इसको हनुमान चालीसा मालूम भी है कि नहीं मालूम है, इसको गणेश चतुर्थी के गणेश जी के सारे श्लोक मालूम भी हैं कि नहीं मालूम है, और उसका महत्व वो जानता भी है कि नहीं जानता है। तो इस तरह से हम यही लग रहा था कि चुनाव आयोग के हम सबके लोकतांत्रिक जीवन में एक ही चीज को बड़ा किया गया कि आप वोट देने जाइए। 60% की तुलना में 80% हो जाए तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव डिक्लेयर हो जाता है। और फिर उसमें कुछ शर्मिंदा होने वाले हम हॉटस्पॉट चुनते हैं। ओ, दक्षिण मुंबई है, यहाँ 45% वोटिंग होता है, ये शर्मनाक है। ओ, दक्षिण दिल्ली है, यहाँ पर 50% वोटिंग होती है, ये शर्मनाक है। वो देखिए गांव वाले कितने अच्छे हैं जहां पर 80% वोटिंग हुई है। और इस प्रतिशतों के खेल में इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है कि रात को क्या क्या बटा, क्या क्या नहीं बटा। क्या उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जहां वो 80% की गिनती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उसके पहले उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्लेटफॉर्म दिया गया? शायद नहीं दिया गया। तो रात को शराबें बढ़ती हैं, पैसे बढ़ जाते हैं। सब जगह ऐसा नहीं होता है, मगर ऐसा होता है। तो जनता विद्रोह क्यों नहीं करती है कि आप कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पहले, मतदान से पहले आप शराब या पैसा बांटने आ सकते हैं? ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें जनता को रिवोल्ट करना चाहिए। रिवोल्ट से मेरा मतलब है कि उसे आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और चुनाव आयोग को सूचित करनी चाहिए कि आपके रहते देखिए यहाँ तो शराब बढ़ रही है। लेकिन इस दौर में जब सबके पास मोबाइल है और सबके पास वीडियो बनाने की क्षमता है, आप देखेंगे कि दारू और पैसा बंटने का कोई वीडियो वायरल नहीं होता है। अब या तो मान लिया जाए कि ये खत्म हो गया है, सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, इसकी घोषणा कर देनी चाहिए, वाकई नहीं होता है। क्या होता है? तो ये जो राज है वो सबके स्मार्टफोन से क्यों नहीं वायरल हो जाता है? जिस तरह से आज ही मुजफ्फरपुर से किसी ने मुझे फोन किया कि एक महिला ने लोगों की जान बचाई है, बड़ा बहादुरी का काम किया है, वीडियो वायरल करें। मैंने कहा क्या कर दूं वीडियो वायरल? बोला उसने एक सांप मार दिया है। मैंने कहा बहुत बड़ा अच्छा काम किया है आपने, अब उनसे मैं क्या बहस करता। तो हमने लोकतंत्र की से संबंधित जो तालीम है, जो एजुकेशन है, उसका या जो इंफॉर्मेशन है उसका समाज में समान रूप से वितरण नहीं किया। ये चिंता के स्तर पर भी ये ज्यादा कुलीन लोगों के बीच ही घूमता रहा लोकतंत्र का सवाल। जनता के बीच में वो सवाल बहुत पहले से गायब हो गया। इसलिए अदालत हो या संसद हो या फिर सरकार हो या फिर और जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका संवैधानिक पैमाने पर काम नहीं करने को लेकर जनता बहुत हैरान नहीं होती है। इसको लेकर सोचा जाना चाहिए। और पर उस जनता के पास एक अभिव्यक्ति जैसी कोई चीज बची हुई थी कि राह चलते वो अपनी कल्पनाशीलता से किसी के बारे में कुछ कहती थी, राजनीति के बारे में, या भले ही राजनीति के बारे में उस तरह से ना कहती हो कि जैसे वो समझ रही है कि दो राजनीतिक दल किस कॉरपोरेट की दुकान है, वो ये ना समझ रही हो, लेकिन तब भी वो एक तरह से एक राजनीतिक अभिव्यक्ति करती थी कि अच्छा इस चुनाव में हम इनको सबक सिखाएंगे। वो अभिव्यक्ति खत्म हो गई है।
और देखेंगे कि जनता के बीच में दो तरह की जनता है, एक स्टेट की जनता है और एक जनता है। स्टेट की जनता वो है जो आप कह सकते हैं कि लगातार मीडिया तंत्र के द्वारा तैयार की गई जनता है, जो आपके बोलने पर, किसी इंडिविजुअल के बोलने पर वो लाठी लेकर खड़ी हो जाती है, यानी गालियां देती है, इस तरह का माहौल बनाती है कि आप आइसोलेटेड या अलग थलग फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये एक लड़ाई चल रही है स्टेट की जनता और जनता के बीच में। इसमें स्टेट जो है अब वो फैसिलिटेटर है, सुविधाएं मुहैया करा रहा है। अभी आप देखा होगा आपने कि मीडिया ट्रायल के बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे भारत के टेलीविजन या मीडिया के इतिहास में, लेकिन इसका फॉर्मलाइजेशन, औपचारीकरण आपको पहली बार मिलता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जब कुछ चैनल इसको आउट ऑफ द वे जाकर कई तरह के किस्से गढ़ते हुए उस पॉइंट पर ले आते हैं कि मामला कोर्ट में भी जाता है और उनसे मिलती जुलती चीजें जो वो डिमांड कर रहे हैं, फैसला हो जाता है, दो राज्य की सरकारें आपस में लड़ जाती हैं और जो भी फैसला होता है उससे वो मीडिया अपने आप को विजयी घोषित करता है उस फैसले के बाद कि हमारी कोई जीत हुई है। लेकिन वही मीडिया किसी और जनता या उसी प्रकार के कांड को लेकर कभी इतनी सक्रियता नहीं दिखाएगा। तो एक तरह से ये एक्सटेंशन है स्टेट के, जो स्टेट की जनता तैयार करते हैं। पहले स्टेट की जनता सिर्फ राजनीतिक दल के भीतर हुआ करती थी और थोड़े से उसके कुछ समर्थक हुआ करते थे जो सत्ता तंत्र की कुर्सियों पर बैठे होते थे, सामान्य लोग में नहीं होते थे। लेकिन सामान्य लोगों में इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक सॉलिड तरीके से फॉर्मल जनता बनाई गई है, जिसके कारण जो इंडिविजुअल की भाषा है, जो लोकतांत्रिक भाषा होनी चाहिए, जिस उसकी जगह पर दीनता, हीनता की भाषा आ गई है। वो अपने अधिकार को नहीं जताता है कि यह संविधान प्रदत्त अधिकार है, यह हमें मिलना चाहिए, कैसे नहीं दिया जा सकता। तो एक आदमी आप देखेंगे कि अपने प्राइवेट स्पेस में हर दिन अपने आप को ट्रेन कर रहा है, प्रशिक्षित कर रहा है कि किस तरह से कम बोले हम, और अब वो कम बोलता है और बगैर किसी चुनौती के बोलता है। और उसी तरह से आप एलिट लेवल पर जाकर देखें तो वहां भी लोग ये अपने आप को रीट्रेन कर रहे हैं, फिर से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बहुत कुछ ना बोलकर कुछ कैसे बोला जाए। पहले ये होता था कि कुछ ना बोलकर बहुत कुछ कैसे बोला जाए, पर अब है कि बहुत कुछ ना बोलकर कुछ बोलने को बोलना कहा जा रहा है। तो ये एक बदलाव आ गया है कि लोकतंत्र की पुरानी भाषिक मर्यादाएं जो लैंग्वेज से बनाई गई थी वो समाप्त हो गई। इसलिए न्यूज एंकर अगर आपको पसंद नहीं करता है तो नाम लेकर, गाली देकर, भीड़ को उकसाने वाली भाषा में बात करता है। और दो तरह की भाषा है, ये जो एक है जो प्रधानमंत्री या स्टेट के लिए रिजर्व है, जिसकी सत्ता की तरफ से वो बल्लेबाजी करता है, और एक भाषा है विपक्ष की भाषा, तो वो विपक्ष पर लगातार हमले करता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो डर जा रहा है, वो कम बोलने लग रहा है, या चार व्यक्ति डर जा रहे हैं। तो इस तरह से समाज के भीतर का विपक्ष खत्म हो जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक दलों का विपक्ष खत्म नहीं हुआ है, समाज के भीतर का विपक्ष खत्म हो रहा है। क्या इस प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि इस प्रक्रिया को हम नहीं रोक सकते हैं। इस प्रक्रिया की को बहाल करना और राजनीतिक विकल्प को बनाना दोनों दो अलग चीजें हैं। राजनीतिक विकल्प को बनाने के लिए अगर जब तक हम समाज के भीतर विपक्ष को बड़ा नहीं करेंगे, राजनीतिक दलों के भीतर विपक्ष या लोकतंत्र नहीं आएगा। अगर समाज का विपक्ष बड़ा होगा तभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पर दबाव जाएगा कि उनके भीतर कोई नीति बनाने से पहले क्या कोई बैठक हुई। हम नहीं जानते कि नई शिक्षा नीति लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई सम्मेलन किया हो अपने शिक्षा मंत्रियों का। हालांकि शिक्षा मंत्री तो लाखों ग्राम सभाओं तक जाने की बात करते हैं, तो एक्चुअली मैं नहीं कह सकता, हो सकता है दो लोगों से उन्होंने बात भी की हो, लेकिन ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है कि उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग अपने पार्टी के भीतर बहस कर रहे हों या जिला से प्रस्ताव जा रहा हो। ये इस तरह की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और तो इसमें समाज के भीतर विपक्ष यानी लोकतंत्र
कैसे बनाया जाए, इसमें सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और क्योंकि हम हमेशा उस मीडिया तंत्र की तरफ देखते हैं, इसलिए अपने आप को असहाय पाने लगते हैं। मुझे लगता है कि उसकी ताकत बरकरार रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पूंजी है उसके पास, और ये जो टेक्नोलॉजी का खेल है एल्गोरिदम का, जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सिग्नल, ये 10 तरह के जो चीजें प्लेटफॉर्म बनी हुई हैं, वो एक तरह से आपको ये एहसास दिला रही हैं कि इसके बगैर आप लोग ही नहीं हो सकते, इसके बगैर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं लड़ सकते हैं। अपनी भाषा बदल लीजिए, अपनी लड़ाई बदल लीजिए, अपनी चिंताएं बदल लीजिए। मुझे लगता है कि इन सब पर सोचे जाने की जरूरत है। हमें गांधी से सीखने की जरूरत है यहाँ पर। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी बड़े कम्युनिकेटर थे अपने जमाने के, और उस जमाने में भी जब वो हिंदुस्तान में सक्रिय हो रहे हैं तो पश्चिम के देशों में टेलीविजन बहुत सक्रिय हो चुका था। तब अमेरिका में टेलीविजन या टेलीग्राम बिजली से ज्यादा उसके आने से पहले फैल चुका था और अपना असर दिखा रहा था। लेकिन गांधी उससे प्रभावित नहीं होते, खुद अखबार जरूर निकालते हैं, और लेकिन वो पहले अखबार के से पहले लोगों के बीच जाते हैं। आप याद कीजिएगा, जब वो चंपारण जाते हैं तो कहते हैं कि प्रेस से अनुरोध करते हैं कि आप कुछ दिन तक मेरे संपर्क में ना आए, मुझसे दूर रहें, जबकि वो गए थे पत्रकार के बुलाने पर। पीर मुनीस और जो प्रताप के प्रतिनिधि थे, वो उन्होंने जब खबरें लिखनी शुरू की और राजकुमार शुक्ल गए, और जिन खबरों के चलते गणेश शंकर विद्यार्थी को जेल की सजा भी हुई थी, गए थे पत्रकार के बुलावे पर, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो जनता को समझना चाहते हैं, तो आप ना आए। तो गांधी ने मीडिया के मार्फत जनता को समझने का प्रयास नहीं किया। आज ज्यादातर लोग मीडिया के मार्फत जनता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और चूक कर रहे हैं, क्योंकि उसके मार्फत से अगर आप प्रयास करेंगे तो कई तरह के धोखे खाएंगे। एल्गोरिदम एक चीज होती है, आप इस मीडिया तंत्र जिसमें न्यूज चैनल और ये सब हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह हैं, उसको मैं इसमें एक तरह के खास जो उसका एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, आप यूं समझिए कि आप अगर आप एक खास तरह के कंटेंट को सर्च करते हैं 4 दिन तक, तो 5वें दिन से आपको ये भी आने लगता है, उस लाइन में वो फ्रेम करता है कि आपके सोचने की दिशा ये है, तो फिर एक वीडियो भेजेगा आपको जो ये बताएगा कि होलोकास्ट हॉलोकास्ट हुआ ही नहीं था, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को नहीं मारा था। और उसके प्रभाव में ऐसी पीढ़ी है जो यकीन करती है कि इस तरह का जिनोसाइड नहीं हुआ था, और ये सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से किए जाते हैं। ये बड़ा खुलासा था, लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया नहीं रुकी है। लेकिन इसने जो किया है वो ये समझिए, इसने किया ये है कि रेफरेंस पॉइंट बदल दिया है सोचने का जो प्रस्थान बिंदु है उसमें बदलाव कर दिया है पूरी तरीके से। एक ऐसी पीढ़ी है जो वाकई मानती है कि जीनोसाइड नहीं हुआ था, लाखों यहूदी नहीं मारे गए थे, जबकि अभी भी उस तरह के केंद्रों के जो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपका मौजूद है। तो आप देखें कि ये एक चीजें हैं कि वो आपको ले आता है कि आप लाइक और डिसलाइक पकड़ लेता है। तो आप भी देखिएगा कि आप डिसलाइक पर हैं वहीं पर, और लाइक, वो दोनों एक एल्गोरिदम के प्लेटफॉर्म पर आपको खेल खिला रहे हैं। मतलब आप जिसको डिसलाइक कर रहे हैं उसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं लाइक डिसलाइक करने के लिए, या उसको उसके कंटेंट को देखकर गुस्साने के लिए। जान गए हैं कि ये गोदी मीडिया है, इसका काम यही करना है। तो और एक और पतन ये लिखने वाले बहुत सारे लोग जो उस मीडिया के आलोचक हैं, और उसके जो को प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीविजन का को प्लेटफॉर्म है ट्विटर, फेसबुक को प्लेटफॉर्म है इन सब का, और ये सब एक डिजाइन से टेक्नोलॉजी के जरिए, आप फेसबुक के ही प्रकरण को समझें तो वहां बड़े पूंजी फेसबुक मिलकर एक तरह की खास तरह की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, जिसका वही उद्देश्य है कि 2% लोग अमीर रहें, बाकी सब गरीब हो जाएं।
तो उस को प्लेटफॉर्म में जाकर आप उसके लाइक और डिसलाइक पर फंसे रहते हैं। जो व्यक्ति बड़े बड़े प्रोफेसर तक लिखते हैं ये एक न्यू लो है, वो 100 बार कह चुके हैं न्यू लो है, लेकिन फिर परसों भी जाकर कहने वाले हैं, तो वहां पर बने रहकर, उन प्लेटफॉर्म पर बने रहकर, इसकी उन्हें लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहकर आप लड़ लेंगे, लेकिन एल्गोरिदम से आपकी बातें पहुंचेगी नहीं। आपकी तरह सोच क्या कोई व्यक्ति अगर सर्च कर रहा है, वो उसी तरह का पैटर्न बनाता है। मान लीजिए कि वो 4 गांधी जी के बारे में पढ़ रहा है और लगातार पढ़ता है, तो एल्गोरिदम उसको गांधी के की सराहना में लिखे गए या गांधी के ही अपने कोई पुराने पैम्फलेट को पॉपअप करके नहीं देगा कि आप ये भी देख लें, ये भी गांधी जी ने कहा था, आप गांधी जी का सर्च करते हैं। जैसे आप जूते की बात करें तो फेसबुक पे आने लगता है तरह तरह के जूते का विज्ञापन, तो उसी तरह से वो पकड़ता है। तो वो क्या करेगा कि वो उस तरह की बातों को ले आएगा जो गांधी जी के बारे में साध्वी प्रज्ञा भोपाल में कह देती हैं, और उसको पॉप अप करेगा कि ये भी एक व्यू है गांधी का। तो लाइक डिसलाइक के खेल में यही होता है, और वहां पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि बहुत नेगेटिव है, और वो भी उसी तरह से होने लगते हैं। तो अगर आप मेहनत करके लिखें तो वो लोग जो आलोचक हैं वो उसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे इस तरह की हरकत करने वालों को अगर आप उसी की भाषा में लिख दें तो आपको 1000 लाइक मिल जाएगा। यानी कि जो लोग इस व्यवस्था से नाराज हैं, इसके आलोचक हैं, उनके भीतर भी वही प्रवृत्ति आ गई है, लाइक या डिसलाइक, दोनों में कोई अंतर खास नहीं है। तो इसलिए आपको बाहर उससे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपके पास कुछ बचा नहीं है। इसका आप सीमित इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जरूरत भर का, पर इस पर सक्रियता बढ़ाकर, इस पर सामग्री बढ़ाकर रख सकते हैं कि ताकि कुछ मिले, लेकिन अपनी ऊर्जा का व्यापक हिस्सा इस पर नहीं लगा सकते हैं। तो मैं लौट कर आता हूं कि गांधी क्या करते थे। गांधी जी इस बात को जानते थे कि जब वो अपने मास कम्युनिकेशन के जरिए आंदोलन जब उनका पीक पर पहुंचता था, जहां उनका कम्युनिकेशन पीक पर पहुंचता था, वो एक तरह से पीछे भी हटते थे और रचनात्मक कार्यों में चले जाते थे, आश्रम में चले जाते थे, और आश्रम की गतिविधियां पूरी बदल जाती थी। वो संगीतात्मक हो जाती थी, म्यूजिकल हो जाती थी जो भजन का है, या क्रिएटिव हो जाती थी, सूत काटना कुछ क्रिएटिव काम है, लेबर के काम में वो जुट जाते थे, जीवन में चले जाते थे। तो इस तरह से जो आप लोग हैं, अपनी अपनी भूमिकाओं को और फिर से उसमें ऊर्जा डालने की जरूरत है कि आप पहले से ही उस तरह के आश्रम की स्थिति में हैं। इस टेक्नोलॉजी के भरोसे ये आपको कभी भी उम्मीद का रास्ता नहीं दिखाएगी, बल्कि ये आपको इस तरह से चिन्हित करती चली जाएगी कि स्टेट के लिए बहुत आसान होगा कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता को चिन्हित करके और उसे देशद्रोही बना दिया जाए। प्रशांत भूषण के मामले में चीफ जस्टिस ने कहा एक बड़ी दिलचस्प बात कि एक्टिविस्ट होना बुरी बात नहीं है, लक्ष्मण रेखा को पार कोई नहीं कर सकता। तो खैर लक्ष्मण रेखा वाला अलग बहस है, रेखा वाली अलग बहस है, लेकिन उन्होंने एक आधी बात पहले वाक्य में जो कही है कि एक्टिविस्ट होना बुरा नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक्टिविस्ट होना बुरा नहीं है, पर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सब वो लाजवाब लोग हैं कि देखिए बहुत कम जिंदगी में पाया आपने, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपकी क्षमता या दायरे के बाहर हो गई, और जब ये टेक्नोलॉजी आई और उड़ा कर ले गई, तो आपने समझा कि ओ हम यहाँ पर नहीं थे, इसलिए हम लोग मार्जिनलाइज हो गए। नहीं नहीं, आप जहाँ थे, आप जैसे लोगों को या आप जैसी सोच रखने वाले लोगों को हाशिए पर पहुंचाने के लिए ही इस तरह की टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है, कि जो अपने इंटरेस्ट के जैसे क्या की सोचने वाले समाज को बड़ा कर दे, उसके फॉलोअर को बड़ा कर दें, तो उसमें आपकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम उस नेगेटिव, जिसे कहते हैं लाइक डिसलाइक, ये सोशल मीडिया का जो प्रसार प्रचार है, जिसने जनता के दिमाग से जनता का होना ही निकाल दिया है,
उसका रास्ता आपके पास है। उसका रास्ता ये है कि आप जहां समाज में हैं, अपने संगठन में हैं, अपनी भूमिका को परिभाषित करने और उसे फिर से पेश करने की जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि सामाजिक कार्यकर्ता कोई आसान होना कोई आसान चीज नहीं है, और इसके होने का कोई असर नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। ठीक है कि किसी ने आपको ना जाना हो, पर आप सबके काम की भावना तो सबके पास थोड़ी थोड़ी पहुंची है। नहीं पहुंची होती तो इस बार जब लाखों मजदूर बाहर जा रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो ऐसे लोग जो सामाजिक कार्य जिन्होंने कभी जीवन में नहीं किए थे, मगर उनको पता है कि सामाजिक कार्य होता क्या है, उन लोगों ने चंदा जमा किया, अपने घर से पैसा निकाला, फल सब्जी रोटी खाना लेकर सड़कों पर खड़े रहे, लोगों को खिलाते रहे। तो ये एक जज्बा आता है, पर वो आप उसको संगठित ना होने की वजह से उस जज्बे को समाज में मान्यता नहीं दिला पाते। और इसी प्रकार के एक समानांतर सामाजिक काम करने का दावा करने वाला संगठन अपनी राजनीतिक इकाई के जरिए अपने काम को कुछ जरूरत से ज्यादा मान्यता दिला देता है। घटना होती नहीं कि तस्वीरें चली आती हैं कि ये लोग भी मदद कर रहे हैं, और आपकी जिंदगी में आपने कितना कुछ किया होगा उसकी एक तस्वीर नहीं होगी। लेकिन वो तस्वीर अब मीडिया के जरिए कभी नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि वो एम्पलीफाई नहीं की जाएगी। पर क्या इसका पावर हमेशा मीडिया के पास ही रहेगा? इससे पहले कि देर हो जाए, अपनी क्षमता में झांक कर देखना चाहिए कि आपके भीतर क्या संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त आश्रमों में लौटकर गांधी जी की तरह रचनात्मक, अहिंसक और सुंदर रचनात्मक प्रवृत्तियों की तरफ लौटकर हम सूचनाओं का के विकल्प में, ये चूंकि सूचनाएं पवित्र सूचनाएं तो अब रही नहीं, वो सरकार की तरफ से आएंगी नहीं, मीडिया अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम समाज के भीतर से पवित्र सूचनाओं का निर्माण कर सकते हैं, और उन सूचनाओं के आधार पर हम एक नई समझदारी आप सभी लोग गढ़ सकते हैं। ये भरोसा आप सभी में होना चाहिए। ये पब्लिक कांटेक्ट, यानी अपने तरह के लोगों से मिलने जुलने और उनके तरह के लोगों को भी समझने का दौर है, जिसे जिन्हें लोग देखते हैं कि धिक्कारते रहते हैं, तिरस्कृत करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी समझने की जरूरत है कि उनके भीतर क्या ऐसी बात हुई है कि हिंसा को जस्टिफाई करने लगे हैं। क्या कोई 100 बार कहने से कि हाँ हाँ हत्या करना सही है, 101वें बार में हत्या कर सकता है? इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, उसकी धार्मिकता को, उसके अंधविश्वासों को, और उसकी आक्रामकता को। वो इतना आक्रामक क्यों है, उसके लिए क्यों इस मोड़ पर इस तरह से एक धार्मिक पहचान की स्थिति बनी है? क्या वो कभी नहीं निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हिंसा के आगोश में इतनी देर तक रह सकता है, नहीं रह सकता है। उसे ठीक किया जा सकता है, उसके प्रति उसके नजदीक जाकर उसे संबंध बनाकर उसे ठीक किया जा सकता है। अंत में आप कुछ भी करेंगे, बदलना उसी को है। उसी को बदलने के लिए इतनी बड़ी न्यायिक संस्थाएं बनी हुई हैं, कोर्ट है, जेल है, पुलिस है। अगर कोई अपराध भी करता है तो उसको बदलने के लिए ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके बदलने की जो लड़ाई है वो स्टेट भी अपने तरफ से एक तरह से लड़ती है। हालांकि वो जेल में सड़ाने का इस्तेमाल करती है लोगों को। तो इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम आप लोग का जो काम है वो इस बदलते दौर में किस तरह से टेक्नोलॉजी ने जो एक सूचना और जनता के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, जो पहले बताकर आई थी कि वो सूचना को डाइवर्सिफाई कर रही है, आसान बना रही है, लोगों के लिए हर पल सर्वसुलभ उपलब्ध करा रही है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब हम उसके खेल को समझ गए हैं कि झूठ की संरचना से एक मानसिक सोच में लोकतंत्र का विस्थापन किया जा सकता है, दिमाग से डेमोक्रेसी हटाई जा सकती है, और उसकी जगह पर हम कुछ और ला सकते हैं। तो इसलिए आप बात बात पर ऐसी भीड़ को देखेंगे कि जो जाकर मार दे रही है। ये भीड़ समाज के भीतर पहले भी थी, आगे भी रहेगी, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हुई थी।
लेकिन दूसरी तरफ सही बात करने वाले, उससे गलत कहने वाले इंडिविजुअल लोग दिन रात पीछे पीछे डरते हुए चले जा रहे हैं। तो ये एक टाइम है कि हम लोकतंत्र को फिर से रीडिफाइन करें और री इमेजिन करें, उसकी कल्पना को हम एक तरह से उसको पेश करें, क्योंकि आप ये देखें कि एल्गोरिदम का एक ही काम है कि वो टेक्नोलॉजी कहती जरूर है कि वो सूचना के लिए आई है, लेकिन वो सूचना विहीन समय का निर्माण कर रही है। और सूचना विहीन समय में जनता के पास समय नहीं है जीवन के अलावा, जीवन जीने के अलावा। तो वो जब वो रात को लौट कर आती है, तब तक उसको सैनिटाइज किया जाता है व्हाट्सएप के जरिए, टेलीविजन के जरिए, डिबेट के जरिए, जिसमें एंकर जो है वो तलवारें भाज रहा होता है। पर आप देखें कि उसी का एक वर्जन है जो बंद हुआ था टिकटॉक, उसमें जाकर देखना चाहिए। लोगों ने एक तरह से देखा कि ये कला की अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिक मंच है। आप फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग नाटक नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को सीरियल में मौका नहीं मिलता। तो वो इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। गलत बात थी। मुझे इस विश्लेषण से समस्या है, और मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि इस मीडिया तंत्र के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्ती आप लोकतांत्रिक कैरेक्टर ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसका मकसद ही है आपके भीतर की लोकतांत्रिकता को खत्म करना। आप छोटे मोटे असर पैदा करने वाली घटनाओं को लेकर आप इसका महिमा मंडन ज्यादा ना करें। आप रहें इस पर, इससे अनुपस्थित ना रहें, मगर विकल्प इसके जरिए नहीं बनेगा और इसके भीतर नहीं बनेगा, विकल्प इसके बाहर बनेगा। इसमें ये जो समय है, ये कंफ्यूज रहने का नहीं है, ये सबसे क्लियर समय है कि एक तरफ मीडिया तंत्र है और उस तंत्र में रहने जीने वाला समाज है, और एक दूसरा समाज है जो अभी उस तंत्र का उतना बड़ा हिस्सा नहीं हुआ, मगर उस पर उस तंत्र का असर जरूर है। तो टिकटॉक में उसको मैंने दूसरे तरीके से देखा। मैं रविवार को काफी देखा करता था। अब मेरा समय होगा तो बता दीजिएगा, कहीं ज्यादा मैं ना बोलने लगा हूं। तो मैं देखा करता था कि ये क्या चीज है, क्यों लोगों के हाव भाव इस तरह से हो गए हैं। वो कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी। अगर थिएटर में जाने की आपके भीतर काबिलियत है, तो उसकी एक गरिमा गंभीरता होती है, वो तो वहां नहीं थी। सिनेमा के पर्दे की गरिमा गंभीरता होती है, वो तो वहां नहीं थी। जो इस मीडिया तंत्र ने आपको सूचना विहीन बनाया था, उसी की कलात्मक अभिव्यक्ति थी। लोग इस तरह से अपने आप को उन डांस और वीडियो के जरिए, विद्रूप विकृत वीडियो के जरिए अपने आप को तरह तरह से पेश किया करते थे, जिससे लगता था कि ये अभिनय नहीं है। अभिनय हमारी सोच और समझ की एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। वहां भी ये एक मानव का एक सांस्कृतिक, एक कह सकते हैं कि एक सुंदर सांस्कृतिक उपलब्धि है, एक मानव ने जो रचना की अभिनय संसार की, जिसमें कविता है, कहानी है। दुर्घटनाओं, मर जाने वाले लोगों पर भी वहां पर मजाक चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं कि वो गए थे कमाने के लिए, मर गए सड़क पर। जो मजदूर, जिन मजदूरों को देखकर आप लोग व्यथित हो रहे थे, टिकटॉक पे इस तरह के सैकड़ों वीडियो बने थे जिसमें उनके पैदल चलते हुए मर जाने, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या भूखे प्यासे कहीं लू से लग जाने का मजाक उड़ाया जा रहा था। तो जो स्टेट की जनता थी, वो इस तरह से बन चुकी है, उसको मालूम नहीं है कि वो स्टेट का पार्ट हो चुकी है, उसे लगता है कि यही नॉर्मल है। तो वो एक तरह से उसका एक वीडियो उदाहरण था कि कैसे समाज में लोकतांत्रिकता, संवेदनशीलता खत्म हो गई है। तो इसलिए आप वहां पर और वैकल्पिक वीडियो बनाकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुछ जरूर बनाएं, कुछ जरूर अपनी बातों को रखें, लेकिन उसका जो एल्गोरिदम है कि वो उन्हीं बातों को ऊपर ले आएगा सीक्वेंस में, जिन बातों की
कि दुनिया उसे बनानी है। उसका मकसद बहुत स्पष्ट है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का मकसद बहुत स्पष्ट है कि लोगों के दिमाग से प्रश्न करने की क्षमता और साहस को खत्म कर देना है। अगर आप स्टेट की जनता बनकर किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं, वो उसे मान्यता देता है। वो समाज के भीतर से ट्रोल पैदा करने आया है, और ये ट्रोल कुछ और नहीं है, ये स्टेट की जनता है, स्टेट का एक्सटेंशन है। तो इस ट्रोल से आप जब उसके प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे तो ये उसका मैदान है। वो शर्तें तय करेगा और आपको ब्लॉक करेगा, आपके पेज की रीच को कम करेगा। बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये लड़ाई जो है, आप सबका काम, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग काम करते होंगे। कोई पर्यावरण को लेकर काम करता होगा, कोई प्राथमिक शिक्षा को लेकर काम करता होगा, कोई भाषा को लेकर काम करता होगा। लेकिन हम सबका, जो आप सबका काम है, वो इस लोकतांत्रिकता के पुनर्निर्माण का काम है। और इसका 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 एक चारित्रिक निर्माण आप लोग कर सकते हैं। गांधी के पास थी ये क्षमता, गांधी ने ये करके दिखाई। वो करना ही चाहते थे आखिर आखिर तक कि मैं यही करूंगा, और ये किए बगैर किसी आजादी का मतलब नहीं होता है। हमने ये काम सबने छोड़ दिया। हम अपने ज्ञान को अपने पास रखते हैं, लेकिन वो अपनी अज्ञानता को बांटने के लिए, उसका वितरण करने के लिए उन्होंने कितने प्लेटफॉर्म बना लिए, आप ये देखिए। उन्होंने लगा कि वो लाइब्रेरियों में जाकर मुकाबला नहीं कर सकते, वो क्लासरूम में जाकर मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, ट्विटर और इस मीडिया टेलीविजन को गुलाम बनाकर, व्हाट्सएप मीम के जरिए तमाम संसाधन लगाकर उन्होंने अपने ज्ञान की दुनिया स्थापित कर ली है, जिसे आप अज्ञान कहेंगे। आप कहेंगे कि ये नॉलेज नहीं है, मगर उसे नॉलेज के रूप में स्थापित कर दिया। एक ऐसे समाज को इतने लंबे समय तक के लिए शिक्षा से, अच्छी किताबों से, लोकतांत्रिक बातों से दूर रखा गया, और अचानक मीम के जरिए नेहरू के बारे में दिया गया, तो पहली उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो खुश होने की थी। उसी तरह से जैसे कोई ऑक्सफोर्ड में जाकर गर्व करता होगा, या अच्छी यूनिवर्सिटी में, या अच्छे प्रोफेसर की क्लास में, कि मैं इस प्रोफेसर के क्लास में आया हूं, वो बहुत खुश हुआ कि अच्छा वो भी जानने लगा है। तो उसके हम जानने की प्रक्रिया से हमने दूर रखा था उस समाज को। अब हम उस समाज को उलाहना नहीं दे सकते, इसलिए उस समाज के पास हमें जाना पड़ेगा और जानने की नई प्रक्रिया स्थापित करनी पड़ेगी, जो बहुत आसान है। आपका काम मुश्किल तब होगा जब आप उस मीडिया तंत्र के प्लेटफॉर्म से कुछ हासिल करना चाहेंगे, तो समय भी बर्बाद होगा और मुश्किल भी होगा। तो मेरी जो समझ बनी है, मैं वही कह सकता हूं कि समाज निर्माण और समाज के भीतर विपक्ष और लोकतंत्र के निर्माण का काम अब बगैर मीडिया के ही होगा तो होगा, या मीडिया तंत्र जिसे आप कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म की भूमिका है, आप कुछ भी कमाल कर सकते हैं, मगर ये आपको वो काम नहीं करने देगा, ये माध्यम, और आपको एक तरह से संदिग्ध बनाएगा, जिससे आपके एक व्हाट्सएप मैसेज को लेकर आपको जेल में डाल दिया जाए। आपके हर अभिव्यक्ति को संदिग्ध बनाने के लिए एक प्रमाण उपलब्ध कराएगा, कि सामान्य हंसी मजाक के क्षणों को भी वो आपराधिक दस्तावेज के रूप में पेश कर देगा। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि एक बुनियादी सूचना या कम्युनिकेशन का काम उनसे भले हो सकता है, पर उन्होंने जो लोकतंत्र के भीतर एक अपना नया मैदान बनाया है, हम उनके एस्ट्रो टर्फ पर अब नहीं खेल सकते। वो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। मेरे ही कार्यक्रम को कई टेलीकॉम प्लेटफॉर्म उड़ा देते हैं, नहीं पहुंचता है, तो मैं घंटों मेहनत करता हूं, वो कमरे में ही रह जाता है। तो क्या विकल्प है इसका, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए? मैं सारा विकल्प इसी में ढूंढता हूं कि कैसे पहुंचे, और इसमें नहीं पहुंच सकता। फेसबुक, गूगल या टेलीविजन चैनल के जरिए मैं लोगों तक नहीं पहुंच सकता, और आप भी नहीं पहुंच सकते, इतनी मेहनत, इतनी ऊर्जा लगाने के बाद भी। लेकिन उससे कम मेहनत में मैं लोगों के बीच पहुंच जाता हूं दूसरे तरीके से, उनसे सीधे बात करके।
भले ही वो संख्या में एक होते हैं, वो हजार, मैं लाख की तलाश में होता हूं, क्योंकि वो आपके भीतर जुनून पैदा करता है कि जब तक आपकी आपके लिखी हुई इस बात को 10 लाख लोगों ने नहीं पढ़ा, आप सार्थक नहीं है। एक तरह से आप नहीं हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को पहले आपकी बात नहीं पहुंचती थी, लेकिन पहले इस तरह की अज्ञान बातें, जो ज्ञान नहीं है, वो लोगों तक नहीं पहुंचती। तो समाज अपने अनुभवों को, जो व्यक्ति है वो सामाजिक परंपराओं को भले क्वेश्चन नहीं करता था, मगर उसके आचार व्यवहार से जीता था कि बड़े हैं, ठीक है, कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब वो उसकी भी परवाह नहीं करता। वो स्टेट की जनता बन के अपने से उम्र दराज को भी वो पीट सकता है, वो मार सकता है। तो इसलिए वहां पर हमें गांधी के आश्रम पद्धति की तरफ आपको देखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि लोगों से जुड़कर, लोगों के बीच उनकी कहानियों का नया सूचना संसार रचा जा सकता है। अगर ट्विटर और फेसबुक से एक नई सूचना संसार की रचना हो सकती है, तो उसके बगैर भी नए सूचना संसार की रचना हो सकती है। समय नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं बाकायदा इस पर एक प्रोजेक्ट पेश करता आपके सामने कि वो किस तरह से किया जा सकता था, लेकिन वो अब मेरी पढ़ाई अभी आधे में रह गई है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सका हूं। लेकिन ये किया जा सकता है। इसे लेकर किसी प्रकार के कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को आप उतना ही जाने कि आप जूम ऑपरेट कर लें, लेकिन ये ना समझे कि जूम नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। बल्कि इससे ये एक बहुत सारे कामों का एक काम होना चाहिए, लेकिन जो असली काम है लोगों के बीच जाना, ज्ञान का, जो आपने अच्छी किताबें पढ़ी हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों ने नहीं किया। मैं ही खुद एक साधारण बैकग्राउंड से आया था, अच्छे अच्छे प्रोफेसर को मैं देखता था कि वो पूरी क्लास से रुक कर बात नहीं करते थे, और मैं बड़े कमाल के प्रोफेसरों से पढ़ा हूं, जाकर टोक देता था कि आप किस तरह के डेमोक्रेटिक आदमी हैं, क्या 20 साल के लड़के से बराबर पर बैठ के बात नहीं करते हैं। वो करते थे, लेकिन वो आधे अपने तरह के लोगों को चुन लेते थे, फिर करते थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मुझ पे भी ध्यान देना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, तुम क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। तो एक टीचर, मैंने भी देखा कि वो कितना बदल सकते हैं, वो लोगों से जो उनके पास नॉलेज है, चुपके से एक किताब पकड़ा देने से कितना कुछ आदमी बदल सकता है। मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह का लोग हूं, जिसे कोई ट्विटर और फेसबुक से अपनी आंधियों में उड़ा ले जा सकता था। लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोगों ने बचा लिया जो मेरे साथ अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे क्लास के ऑक्सफोर्ड गए और दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने इतिहास पर बड़ी अच्छी पीएचडी की, बहुत अच्छी किताबें लिखी, लेकिन आम जनता को 4 लाइन समझ में आ जाए उस पर एक पोस्ट आज तक नहीं लिखा है उन्होंने, आज भी नहीं लिखते हैं। उनका ये काम ही नहीं है कि 4 किताबें पढ़कर अगर बातें हो रही हैं तो इस पर एक ढंग से पोस्ट लिख दें। पूरी दुनिया में नहीं पहुंचेगी, उनके 4 रिश्तेदार तो पढ़ लेंगे। तो हमने ज्ञान को अपने भीतर रखा, अपनी उपलब्धियों के लिए रखा, और हमने ये भरोसा बना लिया कि इसका वितरण जो है, सार्वजनिक वितरण सिर्फ मीडिया तंत्र के प्लेटफॉर्म से होता है। हमें लगता है कि थोड़ा इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर आप नए लोकतांत्रिक समाज की रचना करना चाहते हैं तो नए मीडिया समाज की रचना भी सोच लीजिए, और वो ट्विटर और फेसबुक के जरिए या उसके मैदान में रहकर आप नहीं कर सकते। तो ये एक तरह सा जो मुझे अपने काम करने के दौरान की चीजों का जो अपना एक्सपीरियंस है, वो मुझे लगता है कि कोई जकरबर्ग अगर फेसबुक बनाकर इस तरह का एक मीडिया तंत्र खड़ा कर सकता है, सारे ज्ञान के प्रवाह को रोक सकता है, उसका क्रम बदल सकता है, उसकी प्राथमिकताएं तय कर सकता है, एक व्यक्ति, एक कंपनी, लाखों लोग आज के दिन में क्या सोचेंगे। स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है कि मैंने पोस्ट किया और वो पोस्ट स्वाभाविकता के साथ लोगों के शेयर करने के साथ बढ़ता चला जा रहा है। वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है या रोक दिया जाता है। तो इसलिए उस प्लेटफॉर्म में रहें, उसके उसके भीतर उसका जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। लेकिन आप जिस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, अपने भीतर विश्वास पैदा कीजिए। ये वही समय है जिसमें आपकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आपने अभी तक जो अनुभव संचित किए हैं, उसी के प्रदर्शन का ये इम्तिहान का ये वक्त है।
लोगों को ये बताने का भी कि सामाजिक कार्यकर्ता कोई बेकार का काम नहीं होता है। हमें ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र का काम करना बेकार का काम नहीं होता है। वो सिर्फ पानी के बचाने के लिए नहीं लड़ता है, वो सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी लड़ता है, क्योंकि जब वो सवाल पैदा करता है तो समाज के लिए वो सवाल पैदा करता है। तो इसलिए आप सबकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है, आप सबकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा है, और पहले से ज्यादा हमें उम्मीद रखनी चाहिए। ये जो दिल्ली में कुछ जरूर संवैधानिक संकट के हम नमूने देखते हैं कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया है, ये हम सबको उस भुट्टे की तरह, मक्के की तरह कढ़ाई में रखने का, आप सबको, से मेरा मतलब है आप सबको, कि कढ़ाई में रखने का प्रयास है कि आप उसी की रेत में, गरम रेत में उछलते रहें। कढ़ाई से बाहर भी दुनिया है मक्के के लिए, पूरा खेत बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो भी आप सबने देश और समाज के लिए विचार विमर्श किया होगा, एक अहिंसक, लोकतांत्रिक और सुनने वाला, दूसरे की व्यथा से करुणा रखने वाला एक नागरिक निर्माण की दिशा में जो भी आप करेंगे, उसका नतीजा निकलेगा। लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन ये असंभव लड़ाई नहीं है। ये तभी आपको असंभव नजर आएगी जब आप शाम को टेलीविजन खोलेंगे, दिन भर ट्विटर पर रहेंगे और फेसबुक का लाइक डिसलाइक देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने इतना लंबा मुझे सुन लिया।